हाँ तो नमस्कार। तो स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक बार आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। और अब इसके बारे में हम जो कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में वैसे ज्यादा तो कुछ अब ऐसा कुछ है नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप लोगों को याद नहीं होगा। बस हाँ, इससे पहले जो बौद्ध धर्म जैन धर्म का भी हम लोगों ने वो जो रिवीजन किया ही था। और भी रिवीजन हमारे टाइम टू टाइम होते ही रहे। तो खैर, फिर भी यदि इसके मौर्य वंश के बारे में हल्का सा रिवीजन करें अपन 1-2 मिनट के अंदर, या 5 ही मिनट का रिवीजन मान के चलो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मौर्य शासक थे कौन मूल रूप से। ठीक है, अब मौर्य शासक कौन थे तो इसकी जानकारी अब आपको है। प्रश्न है कि मौर्य कौन थे। तब हम लोगों को पता है कि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य जो भी है, वो लोग मौर्य के बारे में कहते हैं कि सब क्षत्रिय थे। ब्राह्मण साहित्य जो है, वो ब्राह्मण साहित्य कहता है कि बौद्ध जो सॉरी मौर्य जो थे वो शूद्र थे। एक लेखक है विशाख दत्त, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वैसे बुक के जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने एक दिन बात हुई थी कि अपन लोग जो है सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस बार सिलेबस को याद कर लेना, क्योंकि इस वीक के अंदर ही अपन लोगों को एक बार वापस जो है वो लाइव क्लास होगी, तो उसके अंदर अपन लोग थोड़ा सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पर अपन यहाँ पे डिस्कस करें उसमें ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप लोग एक बार उसको पूरा पढ़ लो और पूरा उसको समझ लेना। तो अपने को पता लगेगा कि ये जो बुक्स है, जो भी लिटरेचर है, वो प्री और मेंस है ना, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्री के अंदर तो देखो आप लोगों का प्री सबका ही पास हो जाता है, कोई कोई बहुत ज्यादा बड़ी गलती नहीं हो तो प्री सबका पास हो जाता है, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। तो प्री के अंदर अपन ऐसे कोई फैक्ट भूल भी जाए तो भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ, उनकी खुद की इंडिविजुअल कट ऑफ जो है वो आरपीएससी की कट ऑफ से बहुत ज्यादा होती है। आरपीएससी कट ऑफ जाती है 77, 78, 79 के आसपास। कंपटीशन बढ़ रहा है, आप 2 या 4 नंबर थोड़ा बढ़ा के लेके चलो, कैसा बोले क्या 80, मतलब 80 से 85 के बीच में चली जाएगी। यदि सेम ही पेपर का स्टैंडर्ड आया तो लगभग इतनी कट ऑफ जाती है। जबकि स्प्रिंग बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सबकी जो है वो मार्क्स जो है वो 100, 105, 110, 20, 100, मतलब है ना, 120, 20, 25 वाले भी मिलते हैं आसानी से। अब देखो कोई बहुत ज्यादा ही लापरवाह होता है यार, बिल्कुल ही पढ़ता ही नहीं है, एंड टाइम पे इकोनॉमी सर्वे नहीं, वो है ना सब है ना पढ़ता नहीं है, या फिर करंट अफेयर जिसका वीक होता है, और उसके साथ यदि किसी की मैथ्स और रीजनिंग भी कमजोर है तो वो कोई लुढ़क जाए तो लुढ़क जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वरना सामान्य तो जो है वो प्री आपका पास हो जाता है। अब रही बात मेंस की, मेंस के अंदर अपने को एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। मेंस के अंदर देखो कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं जो छोड़ने के लिए आते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जैसे कि साहब ये आ गया कि विशाख दत्त की दो कोई पुस्तकों के नाम बताओ, तो आपके जो साथी है वो लोग तो सारे के सारे नाम सब लिख रहे हैं कि एक जो पुस्तक है उसका नाम तो है मुद्रा राक्षस। ठीक है, एक पुस्तक का नाम हम लोग बाद में लिखेंगे, उसका नाम अभी आप सुन लो, बाद में हम लोग लिखते हैं देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, तो आपके बाकी वाले जितने फ्रेंड्स है वो तो लिख रहे हैं और उनके तो दो में से पूरे 2-2 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप यदि इसको छोड़ते हो ना तो आरएस मेंस के अंदर एक एक 2-2 नंबर की लड़ाइयां तो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जहां कहीं पे भी बुक्स आएगी, ठीक है, वो याद करनी है। और उसमें से भी ऐसे लेखक जिनकी पुस्तकें 2 या 2 से अधिक है, उनकी पूछने की संभावना होती है। एक ऐसा राइटर जिसकी केवल एक ही बुक है, उसका सवाल आने के चांसेस या संभावनाएं कम रहती है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को लगता है कि यार एक किताब के लिए तो मैं इसको 2-2 नंबर क्यों दूं। तो खैर, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो सिंगल होती है लेकिन फिर भी उनके सवाल बनते हैं, बड़े बड़े बनते हैं, 5-5 नंबर के भी बनते हैं, तो वो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो विशाख दत्त अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस के अंदर कहता है कि मौर्य जो थे वो थे वृषल, और वृषल का मतलब होता है निम्न वर्ण, निम्न वर्ग का, अर्थात ब्राह्मण नहीं थे, बाकी कोई भी हो सकते हैं, मतलब तीनों में से। फिर सर्वाधिक मान्य मत जो है वो लोग कहते हैं क्षत्रिय। इसके अतिरिक्त बात कर रहे हैं, इसका जो संस्थापक था मौर्य वंश का, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। 1000 काशापण चांदी के सिक्कों के अंदर इसको चाणक्य ने खरीदा था। फिर दो कोई इतिहासकार है, ठीक है, स्ट्रेबो और एपियानस, वो लोग कहते हैं कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष हुआ था, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और फिर कहते हैं फाइनली उन दोनों के बीच में एक संधि हो गई। हालांकि स्ट्रेबो और मतलब एपियानस दोनों ऐसा कहीं उल्लेख करते नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन संधि की जो शर्तें थी ना, उसी के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि डेफिनेटली साहब चंद्रगुप्त मौर्य उसमें जीता ही था। क्योंकि साहब वो लोग कहते हैं संधि के अंदर क्या क्या प्रावधान है,
तो वो कहते हैं कि एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरोपनिसडाई के क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने सरेंडर कर दिए। इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र कैसा वर्तमान में जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है बलूचिस्तान, वो लेके सब है ना, वो जो पूरा अफगानिस्तान और हेरात जो वर्तमान में ईरान में पड़ता है, इतना बड़ा भूभाग यदि सेल्यूकस निकेटर ने छोड़ा है तो अर्थात सेल्यूकस निकेटर बहुत बुरे तरीके से पराजित हुआ था, ऐसा हमारा अनुमान है। प्लस वो दोनों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए अपनी बेटी हेलन या हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाता है और कहता है कि मैं आपके दरबार में मेरा एक दूत भेजूंगा। तो वो भेजता है मेगास्थनीज को, और वो मेगास्थनीज यहाँ पे आता है, एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, तो ये जो बुक्स है इसके बारे में हम लोग बाद में भी बातें करेंगे, और भी कुछ बुक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये ऐसी कुछ बातें थी, और फाइनली कोई सब अकाल पड़ गया था पाटलिपुत्र के अंदर, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन साधु है ना, भद्रबाहु, जिनका चंद्रगुप्त मौर्य विशेष सम्मान करता था, तो वो उनके साथ में जो है वो पाटलिपुत्र छोड़ के साउथ में चला गया था। और साउथ में कहाँ पे गया था? श्रवण बेलागोला करके एक जगह है कर्नाटका के अंदर, ठीक है, और वहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम था चंद्रगिरी। तो उस पहाड़ी के ऊपर जाकर उसने संथारा लिया या फिर सल्लेखना लिया, और फिर उसके माध्यम से उसने प्राण त्याग दिए थे। संथारा या सल्लेखना क्या है वो अपने बात हुई थी जब हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ा था उस समय, ठीक है। तो वो संथारा के बारे में आप जानते हो कि उपवास के माध्यम से अपने प्राणों का त्याग करना। तो जबकि आप देखना उस जमाने के अंदर संथारा जो है वो सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में और सभी विचारधाराओं के अंदर प्रसिद्ध था। ऐसे बहुत सारे संत यूं कहते थे चलो भाई अपने जीवन खूब जी लिया, अब अपन संथारा लेंगे। हालांकि अभी वर्तमान में हाई कोर्ट ने इसको इलीगल किया हुआ है। हाई कोर्ट कहते हैं कि संथारा भी एक प्रकार से आत्महत्या है, एक प्रकार से सुसाइड है। तो अभी वर्तमान में जो कोई भी संथारा वगैरह सब लेते हैं, आप यदि किसी ऐसे क्षेत्र से आते हो जहां पर जैन धर्म के लोग अधिक रहते हैं, तो आप इस सब से पक्का ही परिचित होंगे। वहां पे जो है वो जैन लोग हैं वो सब संथारा लेते हैं, और मैंने तो आपको कहा था कि मैंने तो खूब देखे हैं जैनों को संथारा लेते हुए, क्योंकि हमारे गांव में और हमारे आसपास खूब सारे जैन वगैरह रहते भी है। तो पहले तो इसको सेलिब्रेट करते थे, आजकल लोग छोरी छिपे करते हैं संथारा। वो जो है ना पर्यूषण के दिन आते हैं, उस जमाने में के अंदर यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है नेचुरल, तो भी लोग समाज के अंदर ऐसा डाउट करते हैं। समाज का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कोई जाति विशेष नहीं, मतलब पूरे गांव के लोग ही डाउट करते हैं कि यार क्या पता ये जो भी बासादा है ना, जो भी है ना दादाजी या जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या पता उन्होंने संथारा लिया था क्या। तब यूं मार्केट के अंदर ऐसे र्यूमर्स चलते हैं, हाँ कुछ लोग कह रहे थे संथारा लिया होगा। तो खैर संथारा तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है वो अपनी जनता के कल्याण के लिए श्रवण बेलागोला के अंदर इसने संथारा ले लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था जो नेक्स्ट है वो इसका बेटा बिंदुसार। जन्म के समय बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया था, बहुत सारे डॉट डॉट थे, इसलिए उसका नाम था बिंदुसार। बहुत ज्यादा बीमार रहता था बेचारा। तो जो भी व्यक्ति बीमार रहते हैं ना, वो धीरे धीरे भाग्यवादी या नियतिवादी हो ही जाते हैं। तो ये भी भाग्यवादी हो गया था। ये यूं हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता था बिंदुसार, कहता कि हे भगवान तूने मुझे दिमाग से इतना तेज दिया लेकिन शरीर इतना कमजोर दिया। तो शरीर इसका बहुत ज्यादा कमजोर था, मतलब इसको घोड़े के ऊपर बैठने के लिए भी है ना 2-4 लोगों की हेल्प चाहिए होती थी, और इतनी ज्यादा वीक थी इसकी हड्डियां वगैरह, कहते हैं कि छोटी मोटी बात पे मुड़ जाती थी, कभी इधर से मुड़ गई कभी इधर से मुड़ गई। तो ये हमेशा अपने दरबार में जब कार्य करता था तब ये ऐसे ही करता रहता था, सब कभी यहाँ पे हाथ रख के बैठा है, कभी यहाँ पे हाथ रख के बैठा है, कभी यहाँ पे हाथ रख के बैठा है। तो जो भी अनजान व्यक्ति उससे मिलता वो कहता कौन सा आपका, जगह जगह भागोड़ा हो कहीं। तब ये बेचारा कहता था भागोड़ा ही समझ लो। भागोड़ा का मतलब होता है आप है ना जगह जगह से टूटे हुए हो क्या, तो ये कहता है हाँ ऐसे ही कुछ मान लो, ऐसी स्थितियां हैं। फिर ये बेचारा अभियानों में इधर उधर जाता था। तब देखो उस जमाने के अंदर एक राजा, वो एक स्पाइडरमैन मूवी का एक डायलॉग है कि ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके पास में जब पावर ज्यादा है तो फिर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस जमाने में जो अभियान होते थे उसके अंदर बिंदुसार, जो इतिहासकार हम लोगों ने लिखा था तारानाथ, वो कहते हैं कि बिंदुसार स्वयं भी उसमें हिस्सा लेता था, लेकिन ये इसके जो बिंदुसार के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी होता था। सबसे मेन बात, एक तो इतनी लंबी ट्रैवलिंग करना, और उसके बाद में जो है वो आपको राजा वाले पूरे अस्त्र शस्त्र वगैरह सब कुछ चीज धारण करना, क्योंकि मौर्य काल के समय लोग बहुत बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनते थे। तो एक तो आपने बहुत ज्यादा बड़ी सी पगड़ी पहनी है, फिर आपने खूब सारी ज्वेलरी जो भी आप गहने वगैरह हार वगैरह वो भी पहने हैं। फिर लोग जो वो सब युद्ध के समय में 1-2 तलवारें भाला वगैरह वो भी कैरी करते थे। फिर वो थोड़ा बहुत कवच ववच वो भी पहन पहन के रखते थे। तो वो तारानाथ कहता है कि वो जो सॉरी कहते हैं लिखते हैं कि ये बिंदुसार के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी था, लेकिन फिर भी वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सैनिकों के साथ में इधर से उधर जाता था। केवल युद्ध में ही नहीं, इधर से उधर कहीं पर घूमने भी जा रहे हैं तो भी वो साथ में जाता था, ताकि उन सैनिकों को लगे कि देखो हमारा जो सम्राट है वो हमारे साथ में है। ऐसा नहीं है कि सम्राट अपनी बीमारी का बहाना करके घर पे बैठ गया है और केवल हम लोगों को इधर से उधर एक्टिव करवा रहा है, नहीं।
हालांकि इसके समय जो भी विद्रोह वगैरह हुए थे, उन विद्रोहों के दमन के लिए इसने अपने बेटों को भेजा था, जो हम लोगों ने लिखा था कि साहब तक्षशिला के अंदर दो दो विद्रोह हुए थे, तो एक का दमन जो वो अशोक ने किया था, एक का दमन इसका भाई था सुसीम, उसने किया था। खस जनजाति नेपाल के अंदर विद्रोह हुआ था, तो उसका दमन भी अशोक ने किया था। तो कुल मिला के बात यह है कि ये बहुत ज्यादा भाग्यवादी, नियतिवादी था। हर बात के अंदर ये बिंदुसार कहता था यार किस्मत में यही लिखा हुआ है, तो इसलिए आजीवक संप्रदाय का ये संत था। ये बात भी अपने पहले भी लिखी हुई है। चलिए, तो इतनी सी बात है इसके बारे में। इसके अतिरिक्त बात करें हम लोग, मौर्य वंश ये हो गया, आपके पूरा रिवीजन ही है। इसके अलावा हम लोग बिंदुसार के बारे में बात करें तो एक यूनानी इतिहासकार एथिनियस, ठीक है, तो एथिनियस कहते हैं कि भाई इसने यूनान के शासक से 3 चीजें मंगवाई थी, मीठी शराब, सूखे मेवे, अंजीर एंड एक सोफिस्ट। तो ये सब इसने मंगवाए थे। तो उसने ये जो स्टार्टिंग वाली दोनों है वो इसको भेज दी थी, सोफिस्ट भेजने से इसने इनकार कर दिया था। तो ये जानकारी कौन देता है? एथिनियस। इसको भी आप नाम याद रखो, ज्यादा अच्छा है। वरना इसका सिंपली 1-2 बार सवाल आया है कि ऐसा कौन सा प्राचीन भारत के अंदर शासक था जिसने मीठी शराब मंगवाई थी कहीं से बाहर से। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको सवाल के अंदर पूरे ऑप्शन देंगे तीनों, केवल यूं ही सब लिख देते हैं मीठी शराब मंगाने वाला कौन था, तो है ना, वो सब बिंदुसार था। इसने ड्राई फ्रूट्स भी मंगवाए थे, वो भी बिंदुसार था। और एक सोफिस्ट मंगवाया था। इसने कहा भाई सोफिस्ट कैसी बातें करते हैं, तो अपन उनकी बातों को सुनते हैं। सोफिस्ट कैसी बातें करते हैं ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन जब आपके इथिक्स, जब नीति शास्त्र की क्लास होगी, तब विजय सर आपको बताएंगे सोफिस्टों की विचारधारा क्या थी। चलो, तो ये इसने कुछ मंगवा दिए थे बाहर से। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सम्राट अशोक, तो है ना, अशोक मौर्य के जमाने में। ठीक है, तो देखो वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने आप में एक महान शासक था, उसके बाद में बिंदुसार महान शासक था, और उसके बाद में अशोक जो है वो भी अपने आप में एक महान शासक था। लेकिन अशोक से भी ज्यादा महान शासक जो है वो पहले वाले 2 थे, पर इतिहास के अंदर अशोक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके पीछे कारण इसका युद्ध नहीं है, इसके पीछे इसकी एक जो पॉलिसी है, धम्म नीति, वो इसका है ना प्रसिद्ध कारण है। तो इस कारण से अशोक मौर्य मतलब मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है अपनी नीति के कारण। और प्लस उसका आर्ट एंड कल्चर के अंदर योगदान भी बहुत ज्यादा था। जैसे हम लोग देखते हैं हमारा इंडिया का जो एम्बलम है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, वो अशोक स्तंभ है। तो अशोक ने ऐसे खूब सारे स्तंभ भी स्थापित करवाए थे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण से हम लोग कहते हैं कि अशोक मौर्य था। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो पहली सीढ़ी चढ़ता है ना, उसको एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के एफर्ट ज्यादा थे। बिंदुसार सब, वो तो राजवंश है, राजा का बेटा राजा बन रहा है, इसलिए बिंदुसार चलो महान था, पर उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने खुद के लेवल पे बनाओ। और अशोक वो भी उसका बेटा था, इसलिए वो सब है ना, वो भी आ गया सत्ता में। लेकिन फिर भी अशोक को स्ट्रगल करना पड़ा था, है ना। अशोक का राज्याभिषेक इतना आसानी से नहीं हुआ था। तो उसकी बात करेंगे अपन कि साहब अशोक ने कैसे कैसे स्ट्रगल किया था। तो ये अशोक का पूरा एम्पायर था। आप देख लो अशोक के जमाने के अंदर ये पूरा 7 सिस्टर को भी क्रॉस करके जो आगे वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी इसका पूरा ये जो मतलब इसका ये स्थान था। ये मैप आप देख लो, कश्मीर के कुछ क्षेत्र थे, वो भी इसमें पूरी मैपिंग मेरे हिसाब से प्रॉपर नहीं है, वरना कश्मीर के केवल कुछ क्षेत्र थे ऊपर वाले जो इसके अंडर में नहीं थे, वरना इंडस नदी तक तो इसका प्रभाव था, क्योंकि श्रीनगर शहर की स्थापना इसी ने करी थी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप एक बार देख लो, श्रीनगर की स्थापना करने वाला वही है। नेपाल में वर्तमान में एक कोई स्थान पड़ता है जिसका नाम है ललित पाटन, इसकी स्थापना भी जो है वो अशोक ने की थी। यहाँ पे एक और कोई शहर है जिसका नाम है देवी पाटन, उसकी स्थापना अशोक की बेटी ने करी थी। साउथ इंडिया के अंदर आप देख लो, ठीक है, तो साउथ इंडिया के अंदर उस जमाने के अंदर ये बाकी पूरे स्टेट इनके अंडर में आते हैं। इवन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र है वो भी पूरे इनके अंडर में आते थे। एक छत्र साम्राज्य था, बीच में कहीं ऐसा कोई डॉट वॉट भी नहीं है जो ऐसा हो सब इनके अंडर में नहीं था। तो इनका जो मेन था वो था इनका कैपिटल पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है। इसके अलावा जो मेन सेंटर उस जमाने में मौर्य काल के अंदर हुआ करते थे, वो आप देख लो, उज्जैन उस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, मथुरा उस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। वो तो हम जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मिडिवल हिस्ट्री के अंदर अपन देखेंगे गजनवी करके एक आक्रमणकारी हुआ है, नाम सुना होगा आपने। तो गजनवी ने जब अटैक किया तो गजनवी के साथ में कुछ लोग आए थे, ठीक है, वो उतबी वगैरह, वो मतलब कहते हैं कि हमने भारत के अंदर एक ऐसा शहर देखा जिसके बारे में हमने केवल सुना था। हम लोगों ने सुना था कि आदमी मरने के बाद पैराडाइज में जाता है, जन्नत में जाता है, और उसके बाद में जन्नत की जैसी व्याख्या है कि चारों तरफ धन ही धन है, किसी चीज का कोई भी दुख नहीं है, सफरिंग नाम की कोई चीज नहीं है, चारों तरफ केवल जॉय है, केवल खुशी है, और इतना समृद्ध नगर जिसकी कोई हद नहीं है। उसको देख के आदमी को ऐसा लगता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है।
तो उत्बी वगैरह अपनी पुस्तक के अंदर मथुरा का इतना वर्णन करते हैं जिसे कोई हद नहीं है, और वो कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगा था कि ये केवल कल्पनाओं में होता है, जबकि मथुरा वास्तव में। तो उसके बाद में तो पूरे सल्तनत काल के अंदर और मुगल काल के अंदर मथुरा को इतना बार जो है वो सब लूटा गया कि वो सब है ना, वो जो मथुरा का वैभव है वो समाप्त हो गया। वरना पूरे प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत के आरंभ तक मथुरा का वैभव बहुत ज्यादा था। मथुरा का वैभव सब अभी भी है, लेकिन अब आर्थिक रूप से इतना अच्छा नहीं है। तक्षशिला उस जमाने के अंदर जो है वो एक प्रसिद्ध स्थल हुआ करता था। ठीक है, तो आप देख लो केवल साउथ के अंदर जो कुछ चीजें हैं, ठीक है, तो साउथ के अंदर केरल वाला भाग और एक तमिलनाडु वाला भाग जो है वो मतलब इनके अंडर में नहीं था। वरना कर्नाटका के अंदर से तो खूब सारे अभिलेख अशोक के मिलते हैं, जबकि इसका कैपिटल यहाँ पे, जबकि अभिलेख कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं कर्नाटका के अंदर, तो बड़ी मात्रा के अंदर मिलते हैं। तो ये पूरा पूरा इसका साम्राज्य था। बस इसके कश्मीर के मतलब अशोक के अंडर में यदि कुछ नहीं था तो वो था कलिंग। तो अशोक का कलिंग के ऊपर आक्रमण जो वर्तमान के अंदर ओडिशा में पड़ता है, आप लोग उसको, हम लोग अभी भी उसको उड़ीसा ही बोलते हैं, जबकि उसका वास्तविक शब्द जो है वो अब क्या हो गया है, ओडिशा हो गया है। तो ये जो कलिंग वाला क्षेत्र जो उड़ीसा वाला है वो इनके अंडर में नहीं था, वरना सब कुछ ही इनके अंडर में था अशोक के। और इस अशोक ने इस कलिंग को भी जीत लिया था। तो अब अगर मैप में देख लो कलिंग यहाँ तो फिर भी मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, जबकि कलिंग उस जमाने में इतना बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा सा था। लेकिन फिर भी कलिंग जो है वो ना तो इसके चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था, ना ही सब बिंदुसार के अंडर में था। अशोक जब सत्ता में आएगा तब अशोक कहेगा जब चारों तरफ अपना साम्राज्य है तो ये छोटा सा राज्य, छोटा सा जो देश है, ये हमसे अलग क्यों है। तो इस बात पर कलिंग, ये जो अशोक है वो कलिंग के ऊपर अटैक करेगा और इसको सब कलिंग को जीत लेगा। लेकिन इस जीत की कीमत उसको कितनी बड़ी चुकानी पड़ी थी, ये बात अपन थोड़ी देर बाद में करेंगे। साहब इसका कलिंग आक्रमण कैसे था और क्या ऐसा कारण था कि यहां से बिंदुसार ने यहां जाके अटैक किए, यहां जाके भी अटैक किए, सबको जीत लिया, लेकिन इसने, बिंदुसार ने कभी कलिंग पे अटैक नहीं किया, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मतलब साहब कभी कलिंग पे अटैक नहीं किया। इसके पीछे कारण क्या थे वो अपन डिस्कस करेंगे जब कलिंग आक्रमण पढ़ेंगे तब। ये मैप थोड़ा सा ध्यान रखना हल्का सा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अशोक, ठीक है, ये तो अशोक मौर्य है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। बस ये अशोक मौर्य को आप देखते हो, इसका फोटो वोटो थोड़ा ढंग से देख लेना। एक तो इसका जो अशोक स्तंभ है वो है ना पीछे है, वैसे ये भी ओरिजिनल फोटोज नहीं है, ठीक है, ये केवल सारे पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं। बाद में उस जमाने की जो मूर्तियां मिलती है उन मूर्तियों के आधार पे वो पोर्ट्रेट बनाया कि उस जमाने के अंदर एक तो पुरुष और महिलाएं दोनों सब है ना पगड़ियां पहनते थे। तो बाद में अपन ऐसी मतलब वो जो ओरिजिनल पिक्चर्स है, ओरिजिनल जो मूर्तियां मिली है उनके भी फोटोज देखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से अनुमान हो जाएगा। लेकिन फिर भी उस जमाने में जो है ना पगड़ी पहनने का ट्रेंड था वो इस टाइप से था, और ये जो पगड़ी काफी बड़ी हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम लोग पहली जो है ना अशोक के बारे में लाइन लिखते हैं वो यही है कि बौद्ध साहित्य कहता है कि अशोक पहले बहुत ज्यादा क्रूर था, हद से ज्यादा क्रूर था। इतना क्रूर था कि अशोक को बस दिमाग में केवल एक ही सपना था और वो था सम्राट बनना, ठीक है। इसलिए बौद्ध कहते हैं, अब देखो ये इनकी बौद्धों की जो है एक प्रकार से पॉलिसी है। बौद्ध एक्चुअली अपनी खुद की प्रशंसा करना चाह रहे हैं, और अपनी खुद की प्रशंसा करने के लिए आप करोगे क्या कि आप क्या है ना, वो जो पहले किसी व्यक्ति को ऐसा कह दो भाई इतना क्रूर था, इतना बुरा व्यक्ति था, लेकिन बाद में वो हम लोगों के प्रभाव में आया, तो हमारा धर्म और हमारी शिक्षाएं इतनी ज्यादा अच्छी है कि अशोक जैसा, जिसके बारे में कहते थे चंड अशोक, अशोक के बारे में क्या कहते थे, चंड अशोक, मतलब बहुत बुरा अशोक है। तो अशोक जैसा व्यक्ति भी हमारे पास में आकर बिल्कुल निर्मल और शांत स्वभाव का हो गया। तो यदि हम लोग अशोक जैसे व्यक्ति को भी, उसका भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, उसको भी सुधार सकते हैं, तो आप लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो ये देखो बौद्ध इसमें प्रशंसा कर रहे हैं, अशोक की बुराई करके फिर वापस अशोक की प्रशंसा कर रहे हैं और इसके माध्यम से खुद की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे हम लोग करते हैं कोचिंग वाले, क्या जब हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के वो सब सिलेक्शन होते हैं और फिर हम तो यूं कहते हैं कभी कभार, जब एक कोई स्टूडेंट था और वो उसके तो बिल्कुल 10th के अंदर कोई 38% ही थे, 12th के अंदर तो एक दो बार फेल भी हो गया, और उसके बाद में भी ग्रेजुएशन भी उसकी कोई बैक लग के हो रखी है, लेकिन फिर भी बाद में वो हमारे संपर्क में आया, और हमारे संपर्क में आते ही जो है वो साहब उसका मतलब पहले अटेम्प्ट में ही है ना उसका सिलेक्शन हो गया था। तो ये क्या हुआ कि हमने पहले उस स्टूडेंट की थोड़ी बहुत बुराइयां भी कर दी, उसके बाद वापस उसकी प्रशंसा भी कर दी कि भाई वो स्टूडेंट मूल रूप से इंटेलिजेंट ही था पर पहले थोड़ा लापरवाह था, और बाद में उसका सिलेक्शन हो गया, तो हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान है। जबकि वास्तविकता ऐसा होती नहीं है। कोचिंग संस्थान का आपके सिलेक्शन के अंदर योगदान नहीं के बराबर होता है।
और आप ये जो योगदान पूरा होता है वो आपका खुद का होता है, आपकी खुद की मेहनत होती है। वरना कोचिंग वाले तो अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते ही है, लेकिन उसमें से सबके सिलेक्शन तो होते नहीं है। सिलेक्शन उसी के होंगे जो स्वयंभू होगा, जिसके खुद के अंदर यूं मन में इच्छा होगी कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है और मुझे मेहनत करनी है, तो उनके ही होते हैं। इसलिए कोचिंग संस्थान का योगदान कम होता है, बहुत कम होता है। जबकि एक्चुअली कोचिंग संस्थान वाले क्या होते हैं, पूरे योगदान को अपना ही बताते हैं कि हमने ऐसा करवाया। अरे आपने नहीं करवाया प्रभु, वो स्टूडेंट खुद ही मेहनती था, उसने खुद ने मेहनत करी, उसके खुद के अंदर सब है ना, वो जो वो एक अंदर से एक ललक थी कि नहीं मुझे बनना ही बनना है आरएस, इसलिए वो है ना बनाए। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत योगदान हो, तो आप थोड़ा बहुत उसका क्रेडिट लो, पूरा का पूरा मत लो। तो खैर ये तो ऐसे ही एग्जाम्पल था, यहाँ पे बात है, आप इसको इस एग्जाम्पल को अदरवाइज मत लेना, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पूरा एक्सप्लेन करके बताते भी नहीं है हम लोग, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी रहती है, इसलिए कई बार लोगों को थोड़ा अदरवाइज ले लेते हैं। तो ये बहुत जो कहते हैं कि अशोक बहुत ज्यादा बुरा था और बाद में हमारे प्रभाव में आया तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। कितना सब है ना बुरा था, तभी कहते हैं कि इतना बुरा था कि अशोक ने सम्राट बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। अब ये थोड़ा अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, सबको ही पता है क्या 99 भाई होना, 99 भाइयों की हत्या करवाना इतना कोई आसान काम नहीं था। हो सकता है इसने अपने कुछ भाइयों की हत्याएं करवाई होगी, लेकिन बौद्धों ने उसको बढ़ाते बढ़ाते जो वो 99 तक लेकर चले गए, 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। इसका जो मेन विरोधी था वो था इसका एक भाई, उसका नाम था सुसीम। इसका एक्चुअली मेन संघर्ष सुसीम के साथ में ही था। तो सुसीम के बारे में कहते हैं सुसीम अच्छा व्यक्ति था, पर सुसीम थोड़ा इगोइस्टिक था। इसलिए सुसीम अपने मंत्रियों वगैरह की इतनी बातें सुनता नहीं था, और ये अपने अधिकारी जो भी मंत्री वगैरह होते थे उनको डांटता फटकारता भी था, और थोड़ा यूं अलग टाइप से रहता था। इसलिए कहीं न कहीं मंत्री वगैरह जो है वो इतना सुसीम को पसंद करते भी नहीं थे, हालांकि बहुत सारे इसको पसंद भी करते थे। लेकिन उस जमाने में अशोक की इमेज भी थोड़ी ऐसी थी। लेकिन फिर भी यूं सब है ना, वो है ना, बाकी वाले सब भी सारे सारे अधिकारियों को लगता था कि सुसीम से ज्यादा बेटर जो है वो अशोक है। तो उस बात पर अशोक और सुसीम के बीच में 4 साल तक सत्ता संघर्ष चला। 4 साल तक ये भाई भाई आपस में लड़ते ही रहे। इसलिए अपन कहेंगे कि 273 बीसी के अंदर जो है वो अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक होगा वो होगा 69 में। तो लगभग 3.5-4 साल तक ये दोनों भाई आपस में लड़ते रहे, लेकिन उस लड़ाई के अंदर फाइनली जो वो अशोक ने अपने बाकी वाले भाइयों और सुसीम की हत्या करवा दी, और सुसीम की हत्या करके स्वयं क्या बनता है, सम्राट बनता है। तो ये इनके बीच में संघर्ष चला था। वो तो अशोक के ऊपर एक मूवी आई थी है ना बॉलीवुड के अंदर, आज तक भी मैंने जितनी इसकी मूवीज देखी है, शाहरुख खान उसके अंदर, शाहरुख खान ने अशोक का रोल प्ले किया था। तो जितनी भी मूवीज देखी है उसमें मुझे मतलब शाहरुख की जितनी खराब खराब मूवीज है उसमें से मुझे एक लगी थी अशोक। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी भी लगी हो, पर यदि आपकी हिस्ट्री पढ़ी हुई है और उसके बाद में आप उसको अशोका मूवी को देखते हो ना, तो आपका मूड ही खराब हो जाता है। क्योंकि अशोक बहुत महान शासक था, इसका योगदान, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था वो अलग अलग डायमेंशन में था, हर फील्ड के अंदर इसका डायमेंशन था, ठीक है। जबकि उस मूवी के अंदर एक्चुअली जो अशोक है उसको बेचारे को जमूरा बना के छोड़ दिया है, जंगल जंगल घूमता रहता है। उसके अंदर हीरोइन का रोल प्ले किया है काजोल, अरे सॉरी काजल नहीं, इसने है ना, हाँ करीना कपूर खान ने। तो वो करीना कपूर खान के पीछे यूं घूमता रहता है, पूरी मूवी के अंदर ही वही है। तो यार आपने इतने महान शासक को बिल्कुल ही जमूरार पूरा का पूरा जो है वो, ठीक है, पता नहीं क्या ही बना के छोड़ा है। अब जिन लोग को भी हिस्ट्री पढ़ते नहीं है वो लोग यदि सब है ना अशोका मूवी को देखे और फिर उनसे पूछा जाए बताओ अशोका कैसा था, ये जो अशोक कैसा था किंग, तो वो तो ठीक ही था, इसमें क्या खास था ऐसा। तो ठीक है, बाप दादों का बनाया हुआ बड़ा सा एम्पायर था, वहां का सम्राट था, बाकी इसने किया क्या जीवन के अंदर। एक वो जो करीना कपूर खान था, जिसका जो जो बाद में इसकी पत्नी भी बनती है रियल लाइफ में, जिसका नाम था कारुवक्की या कौरवक्की। तो पूरी मूवी के अंदर उसके पीछे पीछे घूमता रहता है और वो पागलों जैसी हरकतें करता रहता है, बिल्कुल जमूरे की तरह कूदता रहता है। तो लोगों ने अशोक का वैसा ही था, जबकि उस मूवी के अंदर जो वास्तविक अशोक था उसका 5% भी बताया नहीं है। 5 तो छोड़ो, 1-2% ही बताया है। केवल वो लव स्टोरी का ट्रायंगल दिया है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो उस मूवी के अंदर ये सुसीम का रोल जो प्ले किया था वो साउथ इंडिया का एक सुपरस्टार है अजीत। आप लोग देखते होंगे, एक हीरो है साउथ इंडिया, यदि आप मूवी देखते हो, व्हाइट कलर के बालों में आता है, उसकी कोई मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा है, वेदालम वेदालम करके ऐसी कोई एक तो उसकी मूवी है जो मैंने कहना कुछ टाइम पहले देखी थी। तो वो जो है वो है ना, उसने जो अजीत ने सुसीम का रोल प्ले किया था। खैर ये तो हो गई अशोका मूवी के बारे में बातें। मतलब इसने शादियां वादियां भी काफी करी थी, तो अपन थोड़ी शादियों के बारे में भी देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए सबसे पहले लिख लें। तो अशोक, ठीक है, तो लिखें अशोक के बारे में। अशोक टाइम पीरियड लिखें 273 बीसी टू 232 बीसी, 273 बीसी से
232 बीसी। ये साल में कहूं आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं पूछता इनसे प्रश्न, और एक्चुअली ये कंट्रोवर्शियल भी होते हैं। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं 238 बीसी के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई थी, कुछ कहते हैं नहीं 32 में हुई थी, इसलिए ये इतने इंपोर्टेंट नहीं होते साल। ठीक है, तो लिखें बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी हासिल की। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर या वर्क, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर या वर्क, Ashoka succeeded to throne after killing his 99 brothers. बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। तो ये ध्यान रखना, बौद्ध साहित्य वाले लिख देना। उसके बाद लिखें राज्याभिषेक 269 बीसी, कोरोनेशन 269 बीसी, 269 बीसी। तो राज्याभिषेक 269 बीसी के अंदर हुआ था। फिर लिखें अशोक का मुख्य प्रतिद्वंदी उसका भाई सुसीम था। तो इनके 4 साल तक इनके बीच में वर्ष संघर्ष चलता रहा था। अशोक का मुख्य प्रतिद्वंदी उसका भाई सुसीम था। His main competitor was his brother Susim. His main competitor was his brother Susim. तो इसका मुख्य प्रतिद्वंदी इसका भाई सुसीम था। देखिए माता सुभद्रांगी / भीमा, 2 नाम मिलते हैं साहित्य में हमें, सुभद्रांगी भीमा। वैसे नाम तो 3-4 मिलते हैं इसकी माता के, लेकिन इतिहास के अंदर ऑथेंटिक इन दोनों को ही मानते हैं। वैसे आप गूगल पे तो है ना, आप ढूंढोगे तो कोई और भी नाम मिल सकता है। तो माता सुभद्रांगी या भीमा, इसकी मदर का नाम सुभद्रांगी और भीमा। फिर लिखें सम्राट बनने से पूर्व अशोक अवंती ब्रैकेट में करें उज्जैन का गवर्नर था। अर्लियर अशोका वॉज गवर्नर ऑफ अवंती / उज्जैन। अवंती एक राज्य का नाम था और अवंती का जो कैपिटल था वो था उज्जैन। तो लिखें राज है ना, सम्राट बनने से पूर्व अशोक अवंती का गवर्नर था। अवंती का गवर्नर था। अशोका वॉज अर्लियर गवर्नर ऑफ अवंती ब्रैकेट में उज्जैन, ये लिखना, ध्यान रखना आप लोग। फिर लिखें अशोक की माता का नाम लिख लिया। फिर लिखें अशोक की पत्नियां, अशोक की पत्नी, 4 मुख्य पत्नियां हैं उसकी अशोक की, उनके बारे में हम लोग लिखेंगे। पहले के जमाने में शादियां ज्यादा ही करते थे, पर ये 4 पत्नियां कुछ किसी न किसी कारण से इंपॉर्टेंट है, जिनके प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग देख रहे होंगे पिछले वाली वो जो स्लाइड मैंने फटाफट चला दी, एक्चुअली ये अशोक की 4 पत्नियां जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सेम ही जो है वो स्लाइड आगे है। किसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था देवी, इसका भी प्रश्न आता है। एक इसकी पत्नी थी है ना, ये जो करीना कपूर खान ने जिसका रोल प्ले किया था अशोका मूवी के अंदर, कारुवक्की या कौरुवक्की। एक इसकी पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती, और एक इसकी पत्नी थी जिसका नाम था तिष्य रक्षा या तिष्य रक्षिता। ठीक है, तो इनके 4 पत्नियों के जो है वो एक दो है ना प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम लोग इनके अलग अलग ही पढ़ेंगे। तो लिखें है ना पत्नी, पहली पत्नी का नाम लिखें देवी, फर्स्ट वाइफ देवी, पहली पत्नी का नाम लिख लिया होगा आपने देवी। देवी से एक्चुअली इसके 2 इश्यू थे, 2 इसके है ना बेटा बेटी है जो इतिहास में प्रसिद्ध है। एक इसका बेटा था जिसका नाम था महेंद्र, और एक इसकी बेटी थी जिसका नाम था संघमित्रा। ठीक है, तो लिख लें देवी के आगे पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। तो कहते हैं कि है ना घर के अंदर जैसा एटमॉस्फेयर होता है ना,
तो वो बच्चों के ऊपर साफ साफ उसका प्रभाव है ना साफ दिखाई देता है। तो अशोक अपने जीवन में आरंभ में भले कितना ही जो है वो है ना चंड अशोक रहा हो या फिर बुरा अशोक रहा हो, हत्यारा रहा हो, लेकिन उसके बाद में कलिंग युद्ध हुआ और कलिंग युद्ध के बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होने के बाद में इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, तो अब ये बौद्ध बन गया था। जब इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो इसके पास में अक्सर जो है वो बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे, क्योंकि इसने अपने पैलेस के पास में कुछ विहार, विहार का मतलब होता है मोनेस्ट्री, बाद में लिखेंगे अपन इसके बारे में, तो इसने कुछ विहार बनवाए थे। उन विहारों के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे सारे के सारे। तो वो अशोक हमेशा फ्री टाइम में या तो वहां पे जाके उनको विजिट करता था, या फिर कोई न कोई जो है वो बहुत भिक्षु घूमता घामता इसके दरबार में आता था, और वो फिर बैठ के केवल शांति की बातें करते थे। अशोक जो था वो भी जो चैंटिंग लगातार मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करता रहता था, तो वो धीरे धीरे उसको यूं मानसिक रूप से यूं शांति मिलती थी अशोक को। अब जब ये सब अशोक बहुत ज्यादा है ना ये जो क्या है ना पूजा पाठ भक्ति में इन्वॉल्व है, तो इसका प्रभाव उसके बच्चों के ऊपर भी आएगा। अभी भी अपन देखते हैं समाज के अंदर कि जिस घर में दादा दादी या फिर पेरेंट्स सच्चे मन से भक्ति भाव करते हैं, तो वो बच्चों के ऊपर प्रभाव आता ही आता है, साफ रूप से आता है। पर समस्या क्या है, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, ये तुम कोई है ना हमारे पड़ोस में है, वो कोई दादा दादी है, वो तो बिल्कुल सच्चे मन से और नहीं सॉरी वो तो भक्ति करते रहते हैं, जबकि उनके बच्चों के ऊपर तो उसका प्रभाव ही नहीं है। और तो वो एक्चुअली है ना सच्चे मन से आस्था से भक्ति करते ही नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे डोकरे और डोकरियां गाँव में या शहरों में कहीं पर भी वो केवल यूं भक्ति का दिखावा करते रहते हैं। वही माला फेरते रहेंगे, लेकिन उन एक आंख हमेशा खुली रहेगी। एक आंख खुली रखने के बाद में वो देखते रहेंगे बहुओं की एक्टिविटी क्या है, बेटों की एक्टिविटी क्या है, और जो पोते पोतियां उनकी एक्टिविटी क्या है। तो ये माला फेरते फिरते राम 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 राम, और बीच में एकदम से वो माला छोड़, अरे यार आज तो रौन मारे घर में आई कटू, और पांच राम 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 राम। फिर वापस थोड़ी देर बाद में अपने बेटे को देख रहा है निकम्मा कुत्ता कमीना राम राम राम। तो वो एक्चुअली माला नहीं है, वो केवल माला का दिखावा है। माला वो होती है जिसमें आदमी वास्तव में अब वो खुद डिसाइड करता है, मैंने यार खूब कर लिया घर के अंदर, अब मेरे बेटे बेटियां हैं, पोते पोतियां हैं, ये अपने हिसाब से लाइफ जिए, वैसे ही ठीक है। तो क्यों आप हर चीज के अंदर अड़कंचा करते हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे पोते हो या पोतियां हो। तो वो क्या एक बेटे बहू और पोते पोतियां भी देखते रहते हैं कि दादाजी या दादी जी जो है वो माला तो काई की फेर रहे हैं, यूं ही ठीक है कर रहे हैं राम राम राम, माला घुमाते रहते हैं, बाकी नजरें 24 घंटे चौकन्नी रहती है इधर उधर, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ खा रहा है। तो एक तो भक्ति होती है ये, एक होती है वास्तविक भक्ति कि आदमी भले ऐसे यूं हाथ में माला लेके बैठे या नहीं बैठे, लेकिन फिर भी जब बैठा होता है ना तो वो दीन दुनिया से उठा हुआ होता है, उसको पता है जिसको जो करना है वो करे। हाँ ठीक है, चूंकि हम लोग घर के अंदर बुजुर्ग है तो कभी बेटे बेटियों को बिठा के या फिर पोते पोतियों को बिठा के अच्छी अच्छी बातें करें, जीवन के अनुभव बताएं। तो जब आप पॉजिटिव वेव के साथ अपने घर परिवार वालों से बातें करते हो ना, तो घर परिवार वाले उसको पॉजिटिव वेव में ही लेते हैं। पर एक जो आप यूं बैठे बैठे जो गालियां बोलते हो ना, वो एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी होती है, उसका प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर कभी पड़ता भी नहीं है। तो खैर यहाँ बात अपन खत्म करते हैं कि सर अशोक की धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव अशोक के बेटे और बेटी के ऊपर पड़ा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है इतिहास के अंदर कि अशोक का सबसे बड़ा मतलब ना सबसे बड़ा बेटा कौन था, लेकिन फिर भी वो ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं अनुमान के आधार पर कि शायद तक जो है वो ये जो महेंद्र है वो अशोक का सबसे बड़ा बेटा था, और संघमित्रा उसकी पहली बेटी थी। तो एक जो है ना पिता होता है वो अपने थोड़ा बेटी से स्नेह थोड़ा ज्यादा ही रखता है। तो ये दोनों बेटा बेटी जो अशोक के पास में ही रहते थे हमेशा, तो कहते हैं इनके ऊपर अशोक का प्रभाव आ गया था, और ये तो खुद ही इतने धार्मिक हो गए थे जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये लोग तो फिर बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रसार करने के लिए श्रीलंका चले गए थे। ठीक है, तो इसका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, तो लिखे इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया, इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया। यही इनका प्रश्न है कि एक्चुअली अशोक की किस बेटी ने बौद्ध धर्म को फैलाया था, तब हमें पता होना चाहिए संघमित्रा। कौन सी कंट्री में फैलाया था, तब हमें पता होना चाहिए श्रीलंका। ठीक है, तो संघमित्रा ने श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म को फैलाया। वापस ये कि अशोक का कौन सा बेटा है जो बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित था, तो वो है महेंद्र। सब इसने धर्म कहाँ पे फैलाया, तो इसने भी श्रीलंका में फैलाया। तो भाई बहन दोनों मिलके श्रीलंका चले गए, वहां पे लोगों को इकट्ठा किया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को वहां पे फैलाया, प्रसारित किया। तो श्रीलंका के अंदर आज भी भगवान बुद्ध के बाद में भगवान बुद्ध और प्लस बौद्ध धर्म के अंदर कुछ देवी देवता होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि तारा वगैरह याद है, प्रज्ञा की देवी, और भी कुछ अवलोकितेश्वर वगैरह होते हैं, तो वो तो खैर प्रसिद्ध है ही। बाकी उनके अलावा श्रीलंका के अंदर महेंद्र और संघमित्रा को सब जानते हैं, और वो कहते हैं महेंद्र और संघमित्रा यहाँ पे बुद्धिज्म के फाउंडर है। रियल फाउंडर भले भगवान बुद्ध है, पर यहाँ पे फैलाने वाले ये है। तो इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि अशोक ने महेंद्र को वापस एक बार मैसेज किया कि बेटा अब जो देख मेरी एज हो गई है, तो मैं जब भी या तो रिटायरमेंट लूंगा या फिर मरूंगा, तो उसके बाद में नेक्स्ट सम्राट बनना है तुझे।
तब इस बात में महेंद्र ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं मुझे कोई सम्राट नहीं बनना है। आप लोग और ये दुनिया के लोग जिसको सम्राट मानते हैं वो एक्चुअली सम्राट नहीं है, वो केवल दुखों का घर है। वास्तविक सम्राट जो होता है वो होता है एक बौद्ध भिक्षु, ठीक है, या कोई भी भिक्षु, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे है ना वो सनातन धर्म का, पर वास्तविक भिक्षु होना चाहिए, वो होता है वास्तविक सम्राट। इसलिए इसने जो महेंद्र ने ठुकरा दिया था, है ना, सम्राट बनने से इनकार कर दिया। तो चलो इतनी सी बात है कि इसकी जो पहली पत्नी देवी, देवी का पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया। दे स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका। उसके बाद लिखे नेक्स्ट कारुवक्की या कौरुवक्की। नेक्स्ट इसकी जो सेकंड नंबर वाइफ है उसका नाम लिखें कारुवक्की या कौरुवक्की। इस कारुवक्की या कौरुवक्की का एक पुत्र था, उसका नाम था तीवर, ठीक है, इसका एक बेटा हुआ था तीवर। अशोक के इतने सारे अभिलेख मिलते हैं, पर केवल अशोक का एक अभिलेख है जो रानी का अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। उस अभिलेख के अंदर अशोक की एकमात्र पत्नी कारुवक्की और कौरुवक्की और उसका बेटा तीवर का उल्लेख मिलता है। बाकी वाली जो भी पत्नियां है या जो भी फैमिली मेंबर्स है उनकी जानकारी साहित्य से मिलती है, लिटरेचर से मिलती है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, उस साहित्य से मिलती है, ठीक है। तो अभिलेख साक्ष्य केवल एक इसी का ही मिलता है। तो लिखे कारुवक्की सेकंड नंबर वाइफ, पुत्र तीवर। लेकिन रानी के अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। इन क्वींस इंस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन अबाउट कौरुवक्की एंड तीवर आर फाउंड। तो रानी के अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। तो केवल एक पत्नी का उल्लेख मिलता है अभिलेख में और उसका नाम है करीना कपूर खान। क से करीना, क से कारुवक्की या कौरुवक्की, ठीक। उसके बाद लिखे नेक्स्ट थर्ड नंबर वाइफ जिसका नाम है पद्मावती। थर्ड नंबर वाइफ पद्मावती। लिखे पुत्र कुणाल, इसके बेटे का नाम था कुणाल। तो ये भी प्रश्न बनता है कि है ना कुणाल की माता का नाम क्या था, तब हमें पता होना चाहिए पद्मावती, या पद्मावती का पुत्र कौन था तब हमें पता होना चाहिए कुणाल। अब जब इसके इतने सारे पुत्र थे तो फिर ये कुणाल ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कुणाल कुछ कारणों से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्यों था इंपॉर्टेंट अभी अपन देखेंगे। लिखें फोर्थ वाइफ का नाम तिष्यरक्षा या तिष्यरक्षिता। तिष्यरक्षा या तिष्यरक्षिता। तो लिखा तिष्यरक्षा, इसने कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी। इसने कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी। फिर लिखें सी ब्लाइंडेड कुणाल, इसने कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी। जो फोर्थ नंबर वाइफ है अशोक की, उसने कुणाल की, जो इसका रिश्ते में सौतेला बेटा लगता था, उसकी आंखें फुड़वा दी थी। फिर लिखें अशोक ने तिष्यरक्षा को जिंदा जलवा दिया था। अशोक ने तिष्यरक्षा को जिंदा जलवा दिया था। अशोका लेट बर्न तिष्यरक्षा अलाइव। अशोका लेट बर्न तिष्यरक्षा अलाइव। ये जो कुणाल की तिष्यरक्षा की कहानी है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप में से बहुत सारे लोगों की सुनी हुई भी होगी, कुछ लोग होते हैं जिनकी सुनी हुई नहीं होती है। मैं कभी भी देखता हूँ जब भी ऐसी कहानियां जो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन क्लास हो, ऐसा स्किप करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बाद में कहते हैं सर प्लीज हमें भी बता दो, हमें इसके बारे में पता नहीं था। तो एकदम जब अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके अंदर और सॉरी जब भी लाइव क्लास होगी तो आप लोग बताना कि आप में से किस किस को पहले से इनके बारे में पता था और किस किस को नहीं था। उसके आधार पर अपन डिसाइड करेंगे कि हिस्ट्री के अंदर आपको कितनी बातें पता है। ये वैसे कहानी नहीं है, एक इंसिडेंट है, इसको कहानी कहना थोड़ा गलत होगा। ये एक इंसिडेंट है और इंसिडेंट भी बुरा इंसिडेंट है, ये कोई अच्छा इंसिडेंट नहीं था। कि साहब कुणाल और तिष्यरक्षा में ऐसे क्या मतलब है ना, वो जो है ना मतभेद हुए कि साहब ये जो इसने तिष्यरक्षा ने अपने सौतेले बेटे कुणाल की हत्या करवा दी थी। तो अपने वो जो कल लास्ट क्लास के अंदर बात हुई थी, उस जमाने में लोग बहुत कूल हुआ करते थे कि भाई आदमी का जैसा उसका शरीर का ढांचा है ना उसके अनुसार ही उसका नाम वाम रखते थे। जैसे कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार था, उससे पहले के नाम भी हमने उल्लेख किए। यहाँ पे कुणाल का मतलब भी, कुणाल का मतलब होता है सुंदर आंखों वाला। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है कुणाल, ठीक है, और वो कुणाल अपनी सुंदर आंखों के लिए जाना जाता है। तो वो कहते हैं है ना कुणाल पक्षी की आंखें इतनी सुंदर होती है कि यदि आप उसमें एक बार देख जाओ ना तो वो कहते हैं ना आंखों में खोना, तो आदमी ऐसे आंखों में खो ही जाता है। अब मैंने तो कभी देखा नहीं है कुणाल पक्षी, पर लोग कहते हैं ऐसा इतिहास के अंदर कि तो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। तो ये जब इसके पद्मावती के बेटा हुआ तो इसके बेटे की आंखें बहुत ज्यादा सुंदर थी।
तो इतनी ज्यादा सुंदर थी, लोग यूं इसको हमेशा ही, ये जब छोटा था उसको खिलाते वगैरह थे। अशोक स्वयं कहता था कि मेरा बेटा तो सुंदर है, पर इसकी आंखें मतलब कितनी गहरी है, झील जैसी आंखें हैं, मतलब एक बार अंदर खो जाओ तो खो ही जाओ, डुबकी मार के आओ बोले वापस। तो फिर इसकी माता ने एक दिन इससे पूछा अशोक से, इसका नाम क्या रखें? तब अशोक ने कहा नाम तुम डिसाइड करो। तब वो कहते हैं कि इसकी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर है, तो कुणाल का मतलब ही होता है सुंदर आंखों वाला, तो क्यों ना हम लोग इसका नाम रखें कुणाल। तो ठीक है साहब रख दो। तो इस कारण से इसका नाम रखा गया था कुणाल। कुणाल कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा मृदभाषी, बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल, बहुत ज्यादा बला, मतलब जितने अच्छे अच्छे शब्द आपके दिमाग में आते हैं ना, वो आप सब कुणाल के लिए मान लो। इसके संस्कार बहुत ज्यादा अच्छे थे, लोगों की रेस्पेक्ट करता था, हर गरीब आदमी से या कमजोर व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से बातें करता था। तो ये तो जब वहां पे पाटलिपुत्र के अंदर घूमता था बिल्कुल आम इंसान की तरफ, तो वो लोगों से बातें बातें करता, लोगों की हेल्प वेल्प करते, तो लोग इससे यूं बातें करते रहते, जितने में आके कोई न कोई कहता करे ये तो युवराज है, ये यहाँ के प्रिंस है, तो भी आम जनता इनको देख के कहते थे ये युवराज है, जबकि बहुत सामान्य तरीके से हमसे बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तब लोग कहते रहे ये कुणाल है, ये आदमी भी बहुत अच्छा है, है ना, सुंदर तो है, व्यवहार से भी बहुत ज्यादा अच्छा, इसको किसी बात का घमंड नहीं है। तो कहते जनता के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर था कुणाल, जिसकी कोई हद नहीं थी। ऐसे में अशोक ने क्या किया, अब जो पहले के लोग होते थे वो बहुत सारी शादियां करते थे, तो अशोक ने तिष्य रक्षा से विवाह की। अब देखो इसके अंदर ज्यादा तो क्या बताऊं, ये एक बेमेल विवाह था, ठीक है। अब ये तिष्य रक्षा जो थी कोई महत्वाकांक्षी महिला रही होगी, तो इसको लगा कि यार अशोक की पत्नी बनने का मौका बन जाए, जबकि अशोक की एज बहुत ज्यादा थी और तिष्य रक्षा की एज बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। तो वो केवल महत्वाकांक्षाओं के कारण रानी बनने के चक्कर में उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद में आते हैं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के अंदर एक वेलकम फंक्शन रखते हैं और उसके अंदर सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, तिष्य रक्षा को वेलकम करने के लिए आते हैं। तो कुणाल भी आता है, कुणाल भी आता है। तो वहां पे कुछ लोग खड़े थे जो एक एक को सब इंट्रो करवा रहे थे, है ना, तिष्य रक्षा से, और वो क्या कह रहे थे कि भाई ये देवी है, ये इसके बेटा बेटी है, ये वो है, ये वो है, ये है ना पद्मावती, ये इसका बेटा है। तो जैसे ही कुणाल आया तो कहते हैं तिष्य रक्षा कुणाल को देखते ही, मतलब वही बॉलीवुड मूवी में नहीं होता, बॉलीवुड मूवी में भी मतलब ऐसा नहीं होता है, तब भी तिष्य रक्षा को लगा कि यार इतना हैंडसम आदमी, इतना स्मार्ट, इतना सुंदर। और फिर कुणाल आया, कुणाल ने बहुत पोलाइट तरीके से अच्छे से बात करी, पर कुणाल ने एक ही गलती कर दी। कुणाल ने, सॉरी गलती तो क्या थी, कुणाल अपनी जगह सही था, कुणाल ने तिष्य रक्षा को कहा वेलकम मम्मा। तो तिष्य रक्षा को जैसी मम्मी कहा तो तिष्य रक्षा को बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन तिष्य रक्षा उस समय चुप रही। लेकिन उसके बाद में तिष्य रक्षा जो है वो कुणाल को वापस मिलने के लिए बुलाया, और मिलने के लिए बुलाया तो भी कुणाल आता है, कुणाल आके कहता है हाँ ऐसा है, थोड़ी देर दूर की बातें करती है। तो फिर वो तिष्य रक्षा थोड़ी भाव भंगिमाएं, थोड़ा मतलब बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी उसकी चेंजेस शायद रहती है, तो वो कुणाल को थोड़ा है ना लग जाता है। तो वो कुणाल कहता है कि ठीक है मम्मी, तब मुझे आप आज्ञा दो, माताश्री मुझे आप आज्ञा दो। तब तिष्य रक्षा कहती है देख बाकी सारे बातें एक बात, ठीक है टेक्निकली मैं जो है वो तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, लेकिन फिर भी ये बार बार ऐसे ही माताश्री माताश्री मम्मी मम्मी कहना सही है क्या? तो कुणाल कहता है इसमें क्या हो गया, आप मेरी माताश्री है रिश्ते में, तो मैं आपको माताश्री कहूंगा। मैं मतलब है ना सबको माताश्री करके है ना संबोधन करता हूँ, सबको इसी तरीके से बात करता हूँ। तभी है ना तिष्य रक्षा कहते नहीं, कोई भी वजह काले मम्मी नहीं कहला। तो कुणाल ने कहा ठीक है, और कुणाल वहां से चला गया। उसके बाद में ये जो तिष्य रक्षा है वो कुणाल को कई बार बुलाती है मिलने के लिए, लेकिन कुणाल अब जो तिष्य रक्षा से एक है ना डिस्टेंस बना के चलता था जानबूझ के। अभी जानबूझ के मतलब इस प्रकार से रहता था, सब इससे मिलना कम ही कम हो, लेकिन तिष्य रक्षा कोई भी छोटा मोटा काम काज बहाना वगैरह मतलब क्या क्या कहते उसको कुणाल को बुला के लेके आओ। अब कुणाल आता, कुणाल अब थोड़ा समझ तो गया ही था, तो वो है ना फिर भी कुणाल कहता है प्लीज माताश्री आपको कोई काम हो तो आप किसी और के साथ भेज दो, मैं एक्चुअली बिजी रहता हूँ। तब ये तिष्य रक्षा कहती है इससे तू पागल है क्या? कुणाल ने क्या है ना मतलब, तो एक तो तेरा है ना ये थोबड़ा, ये जो तेरा चेहरा है ना ऊपर का, देखना है मुझे तुझे है ना ढंग से। तभी कुणाल कहता है कि नहीं हमारे परिवार के अंदर ये मतलब है ना परंपरा है, हम जो बड़ों से फेस टू फेस यूं आंखें मिला के बात नहीं करते, झुक के खड़े रहते हैं, बिल्कुल केवल ऑर्डर लेते हैं। तभी तिष्य रक्षा कहते हैं देख ज्यादा नाटक मत कर, तुझे भी पता है और मुझे भी पता है। तब कुणाल कहता है क्या? कि तेरी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर है। तब कुणाल कहता है कि हाँ ऐसा कहती मेरी माँ कहती है पद्मावती, और तो कोई नहीं कहता, पर हाँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं, आप तो बताओ काम क्या है। तभी तिष्य रक्षा कहती है देख बात कुछ नहीं है, बात ये है कि मैं है ना तुझे पसंद करती हूँ। ऐसे करके तिष्य रक्षा जो है वो कुणाल को प्रपोज करती है। कुणाल को प्रपोज करती है तो कुणाल के बेचारे पसीने पसीने हो जाता है, पूरा शरीर धूजने लग जाता है एकदम से, बिल्कुल है ना किकर एकदम ऊपर है, मारवाड़ी में क्या बकरियों तुझे तुझे। वो कुणाल ने कहता है आप ऐसे कैसी बातें कर रहे हो माताश्री, ये बात आपको और मुझे शोभा देती नहीं है। हाँ आप मुझे पसंद करते हो, मैं भी आपको पसंद करता हूँ क्योंकि आप मेरी माता हो। तो वो वापस तिष्य रक्षा कहती है क्या बार बार माता माता करता रहता है,
तब कुणाल कहता है प्लीज आप काम हो तो कोई भी बताओ वरना मैं यहाँ जाता हूँ। तब ये तीसरी रक्षा एक बार कुणाल चला जाता है। उसके बाद कहानी काफी बार आगे बढ़ती है। तीसरी रक्षा बार बार कुणाल को बुलाती है, कई बार प्रपोज करती है, लेकिन कुणाल साफ साफ मना कर देता है। कुणाल कहता है देखो ऐसे नहीं होता है, अब पता नहीं क्यों ऐसी वो जो है ना बेकार बेकार सी बातें करती हो। तभी एक दिन तीसरी रक्षा यहां तक प्लानिंग करती है। तीसरी रक्षा कहती है कि तू एक बार यस कर, मैं षड्यंत्र करके जैसे तैसे करके अशोक का चैप्टर कर देंगे अपन क्लोज, उसके बाद अपन दोनों करेंगे शादी, तू है ना बनेगा सम्राट और मैं है वहां की सम्राज्ञी। तभी कुणाल पहली बार भड़कता है तीसरी रक्षा के ऊपर और वो कहता है कि माताश्री अभी तक तो आप जो भी हरकतें कर रहे थे मैं ना फिर भी इग्नोर कर रहा था और मैं ये बातें किसी के साथ शेयर करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरे पूरे परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी, आप मेरे सामने मेरे पिताजी को मारने की प्लानिंग कर रही हो। आज ये बात की है, आज के अलावा ये बात कभी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कुणाल इसको तीसरी रक्षा को इस बात पे चेतावनी देती है, तो वो तीसरी रक्षा एकदम से भड़क जाती है भयंकर तरीके से। अब ये अपमान सही हुई महिला है ना, कहते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन फिर भी तीसरी रक्षा कई बार सोचती है, उसके बाद एक दिन वापस कुणाल को बुलाती है, कहती है कि लास्ट बार मेरा है ना ये जो प्रपोज है तेरे सामने, यस या नो। तब कुणाल कहता है इस जीवन में तो क्या, आने वाले हजारों जीवन में कभी ऐसा संभव होगा नहीं, इसलिए प्लीज आप मुझसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रहो। तब ये कहती है ना तीसरी रक्षा तेरे पास 1-2 दिन सोचने का टाइम है, यस या नो यहाँ पे भेज देना वरना मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। तब कुणाल कहता है ठीक है देखा जाएगा, पर मेरी तरफ से तो नो है। भले ये बात आप कोई आज से 1000 जन्म बाद में भी पूछोगे तो भी मैंने कभी इस एंगल से ना तो सोचा और ना ही कभी मेरे को ऐसा दिमाग में ख्याल आएगा। तो वो तीसरी रक्षा कहते ठीक है। कुणाल वहां से चला जाता है। कुणाल उस जमाने, हालांकि बात थोड़ी लंबी है एक साथ, ये जो है ना कुणाल अपने पापा के पास में जाता है, कहता पापा यहाँ पे मेरा मन लगता नहीं है, पहले मैं उज्जैन का गवर्नर था, तो मुझे वापस उज्जैन का गवर्नर बना दो। तो वो कहता अशोक ठीक है साहब, आज से तू है ना उज्जैन का गवर्नर। तो ये पूरा पाटलिपुत्र छोड़ के वापस उज्जैन चला जाता है। अब उसके उज्जैन चला जाता है, उसके बाद तीसरी रक्षा भड़की हुई थी, तो वो तीसरी रक्षा ने वापस किसी के माध्यम से कोई लेटर वेटर भेजा कोड वर्ड के अंदर, तो कोड वर्ड के अंदर इसने वापस जवाब दे दिया कि प्लीज। तो इस बात में तीसरी रक्षा अब भड़कती है। तीसरी रक्षा अब प्लानिंग करती है अच्छा इस आदमी को अपनी आंखों का इतना घमंड है। हालांकि बेचारे कुणाल ने कहा मुझे कोई आंखों का घमंड नहीं है, लोग कहते हैं ठीक है तो ठीक है, उसमें मैं क्या करूं, मतलब आपको तो फोड़ दूं। तभी तीसरी रक्षा मन ही मन कहती है तू तो फोड़ेगा ही क्या, इसको तो फोड़ूंगी अब मैं। तो उसके बाद में तीसरी रक्षा जो है वो अशोक का बहुत ज्यादा सेवा करती है, एनी टाइम अशोक के पास में रहती है, अशोक की इतनी ज्यादा सेवा करती है कि जब अशोक को ऐसा लगता है कि भले मेरी इतनी सारी पत्नियां हैं पर सही पत्नी एक ही है, तीसरी रक्षा। वो उसके बाद में इसने अब तीसरी रक्षा बहुत कलाकार थी, जादूगर थी, तो उसने अशोक को पूरा अपने वश में कर लिया। अशोक को इसको अपने वश में करने के बाद में एक दिन उसने कहा कि साहब मेरी तो यहाँ पे कोई चलती वलती है नहीं, आपकी पहली पत्नी है देवी, उसका मान सम्मान है, उसको लोग कहते हैं कि सबसे मेन जो रानी है पटरानी वो तो यही है। उसके बाद में चूंकि आपका प्रिय बेटा एक कुणाल है, हालांकि बाकी वाले बेटे भी अच्छे हैं, तो आप इसकी मम्मी का भी मान सम्मान है, रेस्पेक्ट है। इसके अलावा जो कारुवकी उसका भी रेस्पेक्ट है। मैम तो यहाँ पे यूं ही ठीक है कचरे के ढेर ढेर में पड़े हैं, कोई मेरे ऑर्डर वॉर्डर मानता ही नहीं है। तो कहते हैं अशोक को ये बात इतनी बुरी लगी। अशोक ने कहा अच्छा तो है ना तुम्हारा कोई ऑर्डर मानता नहीं है क्या। इसने कहा कौन मानता है, मेरी को सुनता ही नहीं है। तब अशोक कहता है ऐसी बात है, चलो आज से तुम्हें राजाज्ञा का मैं है ना वो सा परमिशन देता हूँ। राजाज्ञा की मतलब ये था कि दंड के साथ में एक ऑर्डर जाता था, अर्थात कि जिस प्रकार से अशोक के ऑर्डर्स को इंस्टेंटली फॉलो करते थे वैसे इसने एक लेटर बना के दिया और अपने दरबार में सबको बताया कि जिस प्रकार से तुम लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हो वैसे इसके ऑर्डर को भी फॉलो करोगे। और राजाज्ञा के अंदर एक प्रावधान था कि यदि किसी भी अधिकारी ने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उसको राजद्रोह मानते थे और राजद्रोह के तहत साहब उसको है ना सजा भी मिलती थी। तभी ये जैसे तीसरी रक्षा को राजाज्ञा का ऑर्डर मिलता है, तभी ये तीसरी रक्षा अपने किसी दूत को भेजती है, ठीक है, उज्जैन भेजती है, कहती है कि साहब वहां पे तक्षशिला के अंदर कोई है ना विद्रोह हुआ है, इसलिए तू जा वहां पे है ना विद्रोह का दमन करने के लिए। तो अब साहब ये जो है कुणाल उस ऑर्डर को फॉलो करता है, ये पहुंचता है वहां पे तक्षशिला। लेकिन इतने में तक्षशिला के अंदर जितने भी जो अमीर थे उस जमाने के, सॉरी अमीर क्या, जितने भी मंत्री थे, अमात्य थे, उनके पास में ऑर्डर पहुंचते हैं कि जब ये यहाँ पे आए कुणाल तो उसकी आंखें फोड़ देना, और ये राजाज्ञा है। और वो कहती है मन ही मन सोचती है इसको अपनी आंखों का इतना घमंड है तो अब इसको फुड़वाई देंगे। तो कहते हैं ये कुणाल बेचारा वहां पहुंचता है तक्षशिला पहुंचता है तो अधिकारी अमात्य इसका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, लेकिन राजाज्ञा को फॉलो नहीं करना राजद्रोह है अपने आप में, ठीक है, कि साहब आप बिल्कुल रेबल पे आ गए हो। फिर भी बेचारे अमात्य को समझ में नहीं आया, तो वो कुणाल जाके खड़ा हुआ और कुणाल ने कहा तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख ले, कि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ज्यादा गड़बड़ है क्या, विद्रोह ज्यादा बड़ा है।
तो वो एक कोई अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मिनिस्टर, है ना, एक कोई अमात्य कहता है कि सर वो विद्रोह वाली बात तो छोटी मोटी है, उसको तो हम भी दबा देंगे, प्रॉब्लम यहाँ पे दूसरी है। तभी कुणाल कहता है क्या है प्रॉब्लम बताओ, कि साहब वहां से पाटलिपुत्र से ऑर्डर आया है। तो कहते क्या है ऑर्डर, कि आपकी आंखें फोड़ने का ऑर्डर है। कुणाल कहता है मेरी आंखें फोड़ने का ऑर्डर क्यों? तो कहते हैं पता नहीं, टिश्य रक्षा की तरफ से ऑर्डर है, राजाज्ञा है, दंड के साथ में आई है, तो वो फॉलो भी करनी पड़ती है। तब कुणाल कहता अच्छा ऐसी बात है, तो वो है ना, वो अब सब कुणाल को पूरा मांजरा ही पता था। तो कुणाल ने कहा चलो ठीक है, तो फिर मेरे हाथ पकड़ो और फोड़ दो, और तो क्या है। तो वो अमात्य एक बार तो है ना विद्रोह पे आ जाते हैं। अमात्य कहते हैं नहीं साहब, भले ही हम लोगों को कोई मार दे तो मार दे, पर आपकी आंखें फोड़ेंगे नहीं हम, इसलिए हम तो आपकी आंखें फोड़ेंगे नहीं और विद्रोह करेंगे अशोक के खिलाफ। तब अशोक वापस भड़कता है और अशोक कहता है कि मेरे पिता के खिलाफ विद्रोह करने का मतलब है मेरे खिलाफ विद्रोह करना, तो या तो अपनी अपनी तलवारें निकालो और मुझसे अभी आमना सामना करो, या फिर जो भी ऑर्डर है उनको फॉलो कर दो। ऑर्डर ऑर्डर होते हैं, भले ऑर्डर सबके लिए समान होते हैं। तो कहते कुणाल ने खुद नहीं कहा कि तुम लोग तो फोड़ो यार, बातें खत्म करो। तो कहते कुणाल की आंखें फुड़वा दी, कुणाल की आंखें फुड़वाई, कुणाल की आंखें फूट गई। उसके बाद बात जब अशोक तक पहुंचती तो अशोक हक्का बक्का हो गया। अशोक ने कहा यार आंखें फोड़ दी कैसे? तो वहां से अमात्य कहते हैं यहाँ से ऑर्डर था तिष्य रक्षा का। तब वो बुलाता है तिष्य रक्षा को और कहता है क्या हुआ? तब वो तिष्य रक्षा कहती है कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर वो कुणाल को भी बुलाता है। अब कुणाल को और तिष्य रक्षा को बातें पता थी, लेकिन कुणाल फिर भी कहते हैं इतना भला था कि जब इसने अशोक ने कुणाल से पूछा तो कुणाल ने साफ साफ मना कर दिया। कुणाल ने कैसा कुछ नहीं पापा, हो सकता है मेरे से ऑर्डर में कहीं कहीं गलती रही होगी, है ना, वो जो है ना माताश्री का ऑर्डर आया था मेरे पास में कि वहां पे पहुंचना है तो मैं लेट पहुंचाऊंगा, ठीक है, तो हर गलती की कीमत होती है, तो मेरी गलती थी इसलिए मुझे इसकी केवल है ना सजा मिली, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तब अशोक कहता है अच्छा अच्छा है ना, कब पहुंचा था, कैसे पहुंचा था? अब इसलिए जब अशोक वो है ना पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखता है तो अशोक ऐसा कहीं लगता नहीं है कि साहब कुणाल की गलती है। तब अशोक अपने सब है ना मंत्रियों से पूछता है, तब वो मंत्री भी कहते हैं साहब आपकी आज्ञा थी इसलिए हमने तो फॉलो किया, वरना इन्होंने तो कहा था, अरे सॉरी है ना, हमने तो कहा था कि एक बार इस ऑर्डर को रोकते हैं और आपसे परमिशन लेते हैं, पर वो इन्होंने खुद नहीं कह दिया फोड़ दो फोड़ दो। तब अशोक को लगता है, डाउट तो होता है, अशोक को लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार। इस बात पर अशोक दूर दूर से पता करता है तो अशोक को वास्तविक जानकारी मिलती नहीं है। लेकिन अशोक को एक दिन चाणक्य की बातें याद आती है। तो वो चाणक्य ने अशोक को कहा हुआ था कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जितनी जानकारी उसका व्यक्तिगत नौकर रखता है उतनी जानकारी कोई भी साधन रखता ही नहीं है। तब अशोक एक दिन जो है वो इसकी तिष्य रक्षा की दासियों को बुलाता है, और दासियों को बुलाने के बाद में सीधा अपनी तरफ से एक ब्लाइंड एरो फेंकता है और कहता है कि मुझे तिष्य रक्षा के बारे में और तुम लोगों के बारे में और भी कुछ बातें हैं, उन सब के बारे में कुछ जानकारी मिली है, तो तुम लोग फटाक से एक अच्छे अच्छे नौकरों की तरह व्यवहार करो और क्या क्या बातें हैं बस है ना सब कुछ मुझे बता दो, जो भी तुम्हें सही सही बताएगा उनको सबको जीवन दान और बाकी सबको मृत्युदंड। दासियों ने इतना सुनती, अब दासियों को जानकारी की सारी, दासियों ने कहता है सर गलती हो गई, हमने पहले आपसे बताया नहीं, पर हमें पता नहीं था मैटर यहाँ तक चला जाएगा। तब अशोक कहता है क्या बात है, ये है ना बताओ। तो वो दासियों ने कहा साहब कि आपकी पत्नी जो है वो इसके ऊपर मोहित थी। तो अशोक हक्का बक्का हो जाता है। अशोक कहता है कि मेरी शादी के चक्कर में बेचारे बेटे को काना करवा दिया रे, जिंदगी तबाह कर दी। उसके बाद में वो जो है वो अशोक बुलाता है तिष्य रक्षा को और कहता है कि ऐसी ऐसी बात मैंने सुनी है। तो तिष्य रक्षा इतनी भड़की हुई थी कि तिष्य रक्षा ने कहा हाँ बात सही है। तो वो कहता अच्छा ऐसी बात है। और फिर अशोक जो, अब आप अशोक के गुस्से का अनुमान लगाओ कि अशोक उस जमाने के अंदर इतना शांति का समर्थक था और बौद्ध धर्म का समर्थक था। अशोक तो कहता था कि ये जो पशु हत्याएं होती है ये भी गलत है। इतना ज्यादा शांतिधारी व्यक्ति को इतना भयंकर गुस्सा है यार, वो हाथों हाथ ही अपने लोगों को कहता है कि इसको ले जाके जिंदा जलाओ और इस तरीके से है ना जलाओ, इसकी चीखें निकलनी चाहिए। मैं जब इसकी चीखों को सुनूंगा ना, मेरे कानों में पड़ेगी ना, तब मुझे थोड़ी सी मेरी आत्मा को यूं शांति मिलेगी, क्योंकि मेरी वजह से मेरा बेटा जो है वो क्या हो गया, काना हो गया। तो ये था बेचारा कुणाल। कह रही है आपके है ना सबकी सुनी हुई होती है, चलो नॉर्मल सी बात है। तो ये इसलिए है, तो ये पद्मावती का बेटा कुणाल और तिष्य रक्षा, इसने कुणाल की आंखें फुड़वा दी और अशोक ने फिर वापस बदला स्वरूप जो है वो तिष्य रक्षा को जिंदा जलवा दिया था। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लेकिन हाँ ये तो अशोक लिखने की जरूरत ही नहीं, अपन अशोक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। In the 8th year of his reign, Ashok attacked on Kaling. In the 8th year of his reign, Ashok attacked या invaded Kaling 261 BC। ये भी साल को याद नहीं रखो तो भी चलेगा। तो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। फिर लिखे कलिंग की राजधानी तोसली थी। The capital of Kaling was तोसली।
कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो कैपिटल क्या है? तोसली। फिर लिखें, एक एक्चुअली राजा हुआ था, इस लाइन को आप पहले समझ लो कि एक राजा था जिसका नाम था खारवेल। ठीक है, इस खारवेल ने एक अभिलेख लिखवाया था, उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कहां से मिलता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्चुअली मतलब है ना, जो ओडिशा के अंदर उदयगिरी करके एक माउंटेन है, उस रेंज से मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। उसका भी हम लोग आज की क्लास में क्या, कल की क्लास में जो है उसका फोटो भी दिखाएंगे, अपन देखेंगे। अच्छा, ये है ना, इसमें नीचे ही लगाए हुए हैं। तो ये खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये एक जानकारी देता है। खारवेल तो राजा है लिखवाने वाला, ठीक है। ये जानकारी देता है, कहता है कि कलिंग का राजा उस समय संभवतः, हालांकि ये लगाता है नंदराज था, ये अभी ये जानकारी ऑथेंटिक नहीं है, पर फिर भी ये कहता है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, नंदराज वॉज रूलर ऑफ कलिंग। अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा अभिलेख, अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, नंदराज वॉज रूलर ऑफ कलिंग। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा नंदराज था। ठीक है, चलो, तो बाद में पता नहीं हाथी गुम्फा अभिलेख है, वैसे तो उल्लेख कई जगह आता है। हाँ सॉरी, इसके बारे में अपन बात हुई थी पहले, लेकिन फिर भी आप नीचे लिख लो, हाथी गुम्फा अभिलेख के आगे पीछे कहीं से भी एरो बनाकर उदयगिरी पहाड़ी, ओडिशा, उदयगिरी की जो पहाड़ी है वहां से मिलता है ये, तो लिख लें प्लीज। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी पहाड़ी, उदयगिरी है ना, माउंटेन रेंज या हिल्स, है ना, उदयगिरी हिल्स लिख लें इंग्लिश में। तो एक्चुअली ये जो उदयगिरी पहाड़ी है, उसके अंदर एक गुफा है। ठीक है, इस गुफा का नाम जो है वो हाथी गुम्फा है। ये हालांकि पिलर वगैरह ये बाद में बनाया, मूल रूप से ये ओरिजिनल गुफा है। इस गुफा के अंदर एक अभिलेख लिखवाया था खारवेल ने, जो इस तरीके से लिखा हुआ है पूरा पूरा, है ना, क्लियरली दिखता नहीं है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर है, तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो इनको पढ़ पाते हैं। तो उदयगिरी हिल्स लिख लेना आप लोग, चलो लिख ही लिया होगा। तो अब इसने जो कलिंग पर आक्रमण किया उसका विवरण लिख लो आप। देखिए, इस युद्ध में 1,00,000 लोग मारे गए एवं 1.5 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया गया। इस युद्ध में 1 lakh people या पब्लिक डाइड इन दिस बैटल एंड 1.5 lakh people were captured as war prisoner। इस युद्ध में 1,00,000 लोग मारे गए एवं 1.5 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया गया। 1 lakh people died in the battle and 1.5 lakh were captured as war prisoner। 1.5 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया गया। ठीक है, फिर इस युद्ध के पश्चात अशोक ने, इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति, ठीक है, युद्ध नीति या युद्ध घोष, इनको दोनों को त्याग दिया और धम्म नीति या धम्म घोष को अपनाया। देखिए, आफ्टर दिस बैटल अशोका adopted धम्म पॉलिसी इन प्लेस ऑफ वॉर पॉलिसी। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति, युद्ध घोष के स्थान पर धम्म नीति या धम्म घोष को अपनाया। तो युद्ध नीति का मतलब होता है कि आपके युद्ध करने की जो स्टाइल है, जो आपका, ठीक है, जो आपकी पॉलिसी है। और युद्ध घोष मतलब जब भी युद्ध आरंभ होता था तब आरंभ के अंदर एक घोषणा करते थे अब युद्ध होगा। इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने कहा आज के बाद में ना तो कोई युद्ध होगा और ना ही कोई युद्ध घोष, ना कोई युद्ध की घोषणा होगी, ना कोई हम ऐसे कोई वो जो घोषणा करेंगे। तो कहते इसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन अब इसको समझ में आया। हम लोग क्लास की स्टार्टिंग की बात करेंगे
कि साहब पूरा साम्राज्य इनके अंडर, सॉरी इतना बड़ा इनका साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, पर कलिंग फिर भी स्वतंत्र था। तो ये अब कलिंग के लोग एक अलग मानसिकता के व्यक्ति थे। ये बात चंद्रगुप्त मौर्य जानता था, ये बात बिंदुसार जानता था, लेकिन अशोक इस बात को समझ नहीं पाया। अशोक को तो वैसे ही मैप के अंदर उसको लगा कि साहब ये देखो, ये इंडिया का पूरा मैप है और हमारा साम्राज्य यहाँ से होकर ये पूरा यहाँ साहब यहाँ तक जाता है, पाटलिपुत्र है यहाँ तक है, इधर पूरा अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। और जब ये बीच में एक छोटा सा जो है ये है ना अलग से क्यों है, तो इसके कुछ ऐसे सेनापति, इसके अमात्य थे, उन्होंने कहा भी था कि यहाँ के लोग अलग है सर, इनके ऊपर अटैक मतलब हम तो आपको मना करेंगे कि मत करो, लेकिन अशोक ने कहा नहीं करेंगे। हालांकि अशोक ने एक आरोप लगाया, अशोक ने कहा कि जब मेरे और मेरे भाइयों के बीच में संघर्ष हुआ था तब इन लोगों ने जो है वो कहीं न कहीं मेरे भाइयों की हेल्प करी थी। तो वो अमात्य वगैरह मंत्री कहते, पहली बात तो साहब ये कलिंग के लोग हैं, इनकी मानसिकता ही अलग है, ये बिल्कुल अलग प्रकार के व्यक्ति, इसलिए हम लोगों को पक्का भरोसा है कि उन लोगों ने कोई हेल्प नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये बाहर के लोगों से किसी भी प्रकार के रिश्ते रखने में ऐसा विश्वास करते ही नहीं है। ये लोग बिल्कुल अपने में ही मस्त है और ये ना तो बाहर की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं और ना कोई बाहर का व्यक्ति इनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करे तो साहब इनको अच्छा लगता है। लेकिन अशोक ने कहा नहीं, जीतेंगे इसको भी, ताकि मैप थोड़ा अच्छा लगे, वरना ये बीच में एक अलग से ही लग रहा है। तो लोगों ने कहा ठीक है साहब आपकी इच्छा, वरना इसके मुझे नहीं लगता कि इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। और वास्तव में जैसा मंत्रियों अमात्यों ने कहा था, रिजल्ट मतलब है ना बिल्कुल वैसे ही आए। वो तो सीधा अपने मतलब इसने अशोक ने दूध भेजा और दूध के माध्यम से मैसेज दिलवाया कि साहब आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दो। तो वो वहां का राजा था, उसने कहा सरेंडर, और मैं क्यों? कि साहब अशोक का ऑर्डर है। तब उसने शायद तक नंदराज ही शासक रहा होगा, तो वो नंदराज कहता है अशोक होता कौन है ऐसे आदेश देने वाला, नहीं करेंगे सरेंडर। तो साहब यदि आपने सरेंडर नहीं किया तो युद्ध होगा। तो उसने कहा ठीक है, युद्ध के लिए प्रिपेयर है हम लोग, हमारा नाम भी कलिंग है, ठीक है हम लोग तुम्हारे जो है ना राज्य की तुलना में बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से अपना आत्मविश्वास, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोकर जीवित रहना में हम लोग विश्वास करते नहीं है, इसलिए हम लोग सरेंडर तो करेंगे नहीं। बाकी तुम लोगों की इच्छा है तो बोली सेना लेकर आओ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आओ, ढंग से ही आना, अपनी पूरी आर्मी लेके आना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों को तुम लोग है ना कमजोर समझ के कुछ छोटी मोटी है ना आप वो जो तुम लोग टुकड़ी भेजो और बाद में तुम्हारी है ना तुम्हारा एक्सपीरियंस बुरा रहे। तो वो इसके जो लोग थे, दूत थे अशोक के, वो है ना हंसने लग गए और कहा कि आपको पता है हमारे पास कितनी सेना है? तब वो कहता है जो कलिंग का राजा, हाँ नहीं पता, लेकिन कहते हैं बहुत ज्यादा बड़ी है। तो आपके पास कितनी है? तो वो कहता है राजा कलिंग का, वो तो देखेंगे युद्ध के मैदान में हमारे पास कितनी है और तुम्हारे पास कितनी है, अभी तुम लोग जाओ यहाँ से। तो हम है ना लाखों की तादाद में आएंगे। तब वो कहता है लाखों की तादाद में तुम लोग आओगे तो सैकड़ों या हजारों की तादाद में हम भी आ जाएंगे, देखते हैं युद्ध के मैदान में। तो कहते वो चले गए। लेकिन उसके बाद में कलिंग का राजा हालांकि चिंता में आ गया और पैनिक होना वाजिब भी था, क्योंकि ये जो मौर्य शासक होते थे इनके पास में सेनाएं होती थी 4 लाख 6 लाख, वैसे अलग अलग जगह अलग अलग उनके उदाहरण मिलते हैं। और फिर कलिंग के राजा ने साफ साफ चेतावनी दी, आओ तो ढंग से आना और पूरी आर्मी लेके आना। अब उसको लगा यार कहीं ये डिसीजन गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो सरेंडर करने वाला नहीं था। उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट इतनी आई थी कि उसने एक दिन अब वापस अपने दरबार के अंदर मीटिंग रखी और उसके जितने भी अमात्य और सेनापति थे उनको सबको बुलाया। और अमात्य और सेनापति, अमात्य मतलब मंत्री और सेनापति तो वो आपको पता ही होता है। तो इसने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और कहा कि अभी हमारी थोड़े दिनों पहला वो जो अशोक के लोग थे उनसे क्या क्या बात हुई, आप लोग इसके प्रति अवेयर हो? तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल अवेयर है। तब वो कहते हैं उस समय मैंने जो भी डिसीजन लिया वो मेरा इंडिविजुअल डिसीजन था, मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, इसलिए आज मैं अपनी एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, फीस्ट करते हैं और आज मैं तुम लोगों को तुम्हारी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे फ्री करता हूँ। तो अमात्य और सेनापति हक्के बक्के हो गए कि साहब हम लोगों को फ्री कर रहे हो मतलब? तब उसने कहा कलिंग के राजा ने, फ्री कर रहा हूँ मतलब मैं तुम लोगों को सबको नौकरी से निकाल रहा हूँ, तुम लोग जाओ और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करो। अब तुम्हें जो मेरे यहाँ पे अमात्य या सेनापतियों के रूप में काम करने की आवश्यकता नहीं है। तब उसमें से किसी ने कहा कि साहब अब भी युद्ध होने वाला है और ऐसे समय में आप लोग हमें यहाँ से निकाल रहे हो? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने उस समय जो भी डिसीजन लिया वो मेरी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट थी और मैं चूंकि यहाँ का जो है ना राजा है ना राजा हूँ, तो एक राजा मतलब कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा कि उसकी प्रजा को सब नुकसान हो या फिर वो लोग मरे। तो वो सेनापति उनका मतलब कि भाई ये एक ऐसा युद्ध होगा जिसके अंदर हम लोग जाएंगे तो हमारी हार पक्की है, ठीक है, हमारी मौत भी पक्की है, तो मैं जीते जागते तुम लोगों को युद्ध के मैदान में लेके कैसे जाऊं, इसलिए जाओ तुम लोग फ्री हो सारे। तो कहते हैं उसके बाद में उस राजा ने, कलिंग का राजा जो संभवतः नंदराज था, इतना शानदार भाषण दिया कि वहां पे अमात्य और सेनापति खड़े खड़े हक्के बक्के हो गए और उन्होंने एकदम से शिकायत करी उससे। कहते साहब आपने ऐसे मान कैसे लिया कि कलिंग केवल आपका है? कलिंग जितना आपका है उतना ही हमारा है, बस ठीक है हमारी थोड़ी जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, आप यहाँ के सम्राट हो और हम यहाँ के या तो सेनापति है या फिर मंत्री है,
इसलिए यदि युद्ध के मैदान में आप जाओगे तब वो राजा कहता है मैं अकेला जाऊंगा युद्ध के मैदान में, पर सरेंडर करूंगा नहीं। तब वो कहते हैं कि ऐसी बात है, तब तो सर मतलब आप लोगों ने हमसे बिल्कुल अलग ही कर लिया, ऐसी बात है अब तो हम भी चलेंगे। तो फिर उसके बाद में वो भी वापस भावुक बातें करते हैं, दूर दूर से भावुक बातें होती है। फाइनली अमात्य वगैरह कहते हैं कि साहब हम तो चलेंगे ही चलेंगे, आप भले रोकोगे तो भी आएंगे युद्ध के मैदान में। तब वो कहता है राजा है ना, वहां का सम्राट, ठीक है फिर, पर तुम लोग सब अपनी अपनी इच्छा से यदि आना चाहो तो आना, बाकी रिजल्ट पहले से पता है कि हम लोग वहां जाएंगे, केवल लड़ेंगे और मरेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कहता ठीक है, पर वो इसी के साथ ही अपने सेनापतियों से कहता है कि सेना के ऊपर भी तुम लोग आदेश जारी करोगे नहीं, सैनिकों को जाके तुम लोग फ्री करना, क्या तुम लोग फ्री हो अपने अपने घर पे जाओ। हाँ, कोई स्व इच्छा से लड़ना आए और बहुत ज्यादा स्व इच्छा से लड़ना आए तो फिर उसको मतलब आने देना, वरना नहीं। तो कहते हैं सेनापतियों ने जाके सैनिकों से यही वाली बात कही, तुम लोग फ्री हो। तब वो सैनिक कहते हैं साहब कैसे, तो साहब ऐसी ऐसी बात है। तब वो सेना को देखो, ऐसे माहौल के अंदर उल्टा जोश जो है वो दुगना हो जाता है। सैनिकों ने कहा साहब ऐसी बात है, मतलब राजा अकेला लड़ने के लिए जाएगा और मरेगा हमारे कलिंग के लिए, तो हम लोग ऐसे कौन से निकम्मे हैं, हम लोग घर पे जाएंगे तो हमारी माताएं हमारे ऊपर चूड़ियां उड़ियां फेंकेंगे नहीं, क्या हम भी चलेंगे। तो कहते हैं उसके बाद में एक वो पॉजिटिव वेव आई, एक ऐसी लहर आई कि उस लहर के अंदर अशोक केवल गायब ही नहीं हुआ था, उड़ा ही नहीं था, पर वो अशोक की हालत खराब कर दी थी। जैसे अब सब उसके पास में, कलिंग के राजा के पास में अनुमानित सेना कोई 20-30 हजार के आसपास थी, इससे ज्यादा नहीं थी, 20-30-35 हजार के आसपास आप मान लो मैक्सिमम। लेकिन जैसे व्यापारियों को पता लगा कि कलिंग का राजा और कलिंग की सेना अशोक से सब लड़ने के लिए जा रही है, जिनकी सेना हमसे कोई 15 गुना बड़ी है, तो वो व्यापारियों के अंदर भी देशभक्ति का ऐसा ज्वार आया, उन्होंने कहा हम भी जाएंगे। तो पूरे मार्केट क्लोज हो गए, लोग आ गए। उसके बाद में जब किसानों को और भी सब है ना पब्लिक को पता लगा, वो भी जोश में आ गए। उन्होंने कहा ऐसी बात है, मतलब अशोक ने कलिंग को इतना कमजोर समझ लिया कि हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो कहते वही, तो कहते पूरा कलिंग उमड़ पड़ा था। और जब कलिंग के सारे सब है ना पुरुष इस तरीके से उमड़े, तो कहते महिलाओं के अंदर एक अलग प्रकार का जोश आया। महिलाओं ने कहा यदि आप लोग लड़ने के लिए जा रहे हो तो हम भी इतने कमजोर नहीं है, इसलिए महिलाओं का योगदान भी पूरा होगा। तो महिलाएं साथ में आई। तो कहते हैं उसके बाद में तो कलिंग के अंदर एक अलग ही उल्लास रहा होगा। छोटे छोटे लड़के लड़कियां वो भी रवाना हो गए साथ, हम भी लड़ेंगे। केवल इन्फेंट जो पैदल चल नहीं सकता, कोई 4-5-6 साल के बच्चे, वो घर पे रुके, ठीक है, बाकी कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग रुके, वरना पूरा कलिंग उमड़ पड़ा था। उन्होंने कहा चलो। अब उनके पास इतने हथियार नहीं थे, तो हथियार बिल्कुल उनके देसी, हाथ में ऐसे कोई लकड़ियां, डंडेर, झाड़ू, बेलन और भाटेर वगैरह लेके आए पूरे। इधर अशोक गया साहब कलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए। अशोक को लगा कि वो मतलब है ना, ये जो कलिंग के लोग कितने इकट्ठा हो जाएंगे, 25,000 50,000 मैक्सिमम। और जब अपने बीच में युद्ध होगा तो युद्ध कितनी देर चलेगा, ये थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद अपन जीत जाएंगे, वापस आएंगे। तो अशोक उनको बहुत ज्यादा वैसे नॉर्मल करके गया था, लेकिन जैसे ही वो कलिंग पहुंचता है तो अशोक और अशोक के सेनापति हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि सामने 25-50 हजार नहीं 3 लाख लोग खड़े थे, 3 लाख प्लस लोग थे। और वो अशोक ने जब उनको 3 लाख लोगों को देखा तो जिधर देखे उधर यूं अशोक उनको देखे कलिंग वालों की तरफ, तो यूं लगे जैसे साहब समुद्र के अंदर कभी अपनी आंखें रुकती नहीं है, मतलब कभी अंतिम सब सिरा दिखाई देता नहीं है, तो वैसे दिखे अशोक को। और अशोक के अरे भगवान, जिधर देखो उधर ही उधर लोग खड़े हैं। फिर अपनी सेना की तरफ देखे तो उसकी सेना भी इतनी बड़ी, लेकिन दोनों में एक फर्क था। अशोक की जो सेना थी वो स्किल्ड थी, उनके पास में हथियार थे, उनके पास में कवच थे, वो लोग बिल्कुल सैनिकों के रूप में थे। जबकि सामने जो लोग खड़े थे वो बिल्कुल बच्चे, लड़के, लड़कियां, महिलाएं और किसान वो थे जो स्किल्ड नहीं थे, वो परंपरागत योद्धा नहीं थे। तो अशोक इतनी भीड़ को देख के अशोक अपने मंत्रियों की तरफ देखता है। तब मंत्रियों ने कहा साहब हमने पहले ही कहा था ना, ये कलिंग है, और ये कलिंग के लोगों का आत्मसम्मान कितना है वो आप देख लो, सामने सब आए हैं। अब अशोक की स्थिति खराब हो गई, स्थिति अब हालांकि ये बात तो तय थी दोनों के बीच में युद्ध होगा, जीतेगा अशोक ही, पर अशोक लड़े किससे? सामने कोई सेना होनी चाहिए ना लड़ने के लिए। सामने लड़के लड़कियां खड़े हैं, महिलाएं खड़ी है। इधर सब अशोक के जो भी सैनिक है वो बिल्कुल हथियार लेके आए हैं, इधर वो लोग हाथ में भाटे लेके खड़े हैं। और अशोक की स्थिति तब खराब हो गई जब सामने खड़े खड़े लड़के लड़कियां अशोक को चेतावनी दे जोर जोर से, और वो अशोक को कह रहे देखे कोई आवरो हिम्मत में तो ठोकू थारे एक टमाटर में भाटो फोड़ दूं। तो अशोक होगा यूं हक्का बक्का होकर अपने सेनापतियों इधर ये बच्चे मेरे को यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि साहब ये कर लेंगे, ये ऐसे नहीं हारने वाले। तो कहते अशोक ने उसके बाद में वहां के राजा से वापस संपर्क किया और कहा प्लीज आत्मसमर्पण कर दे, अपनी जनता के बारे में सोच। तब वो कहता है आत्मसमर्पण तो मैं कोई आज करूं और काल करूं, हाँ एक बार वापस मेरे जो सेनापतियों से कहता हूँ जो वापस जाना चाहे वो लोग सारे चले जाए। पर कहते एक बच्चा भी नहीं गया, सब लोग वहीं पे खड़े रहे। अब यदि अशोक वहां से मुड़ के वापस चला जाए तो इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन वो कलिंग की विशाल सेना देखकर डर गया और वापस वहां से भाग गया। अब अशोक के सामने बहुत बड़ा प्रश्न, वो अपने आप इतिहास में क्या ही लिखता है
एक भगोड़ा, या फिर एक ऐसा विजेता जो छोटे छोटे बच्चों से लड़ा। फाइनली अशोक ने बहुत ज्यादा प्रयास किए। अब अशोक को अफसोस हो रहा था, अब अशोक को लग रहा था मेरे दादाजी मेरे पापा ने कभी सब कलिंग के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि लोग ऐसे हैं। फाइनली क्या, अब सब परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं थी, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो कलिंग के लोग इतनी जिजीविसा से लड़े थे जिसकी कोई हद नहीं थी। हाथों से, खुले हाथों से, खुले हाथों से, पत्थरों से, डंडों से, एक ऐसी सेना से। बेचारे जो हाल अशोक का था, अशोक की सेना का हाल भी कुछ वैसा ही था। उनकी भी इच्छा नहीं हो रही थी कभी, यार क्या करें। वो यूं बार बार कलिंग के लोगों को धक्का दे रहे, करे भाग जाओ रे भाग जाओ, लेकिन कलिंग के लोग साहब गिरे, वापस उठ के खड़े हो जाएंगे, नहीं भागेंगे तो नहीं। तो फाइनली 1 लाख लोग मारे गए। इतना भीषण युद्ध हुआ था, चारों तरफ रक्तपात ही रक्तपात था। 1.5 लाख लोगों को जिनको युद्धबंदी बनाया गया, उनको फोर्सफुली पकड़ पकड़ के नीचे यूं जमीन के ऊपर डाल कर उनके हाथ पैर बांधे गए, क्योंकि उनको भी पता था जब तक इनके हाथ पैर बांधेंगे नहीं तब तक ये लोग जो है वो सरेंडर करेंगे नहीं। तो कहते हैं इनको भर भर के ऐसे रखा, और फाइनली जाके कलिंग का युद्ध समाप्त हुआ। कलिंग का युद्ध समाप्त हुआ। अब अशोक ने जब चारों तरफ देखा 1 लाख लोग मरे हुए पड़े लगभग, ठीक है, और इतने सारे लोग, 1.5 लाख लोग किसको कहते हैं यार, युद्धबंदी बनाए हुए बैठे हैं, और कुछ लोग जो है वो अभी भी युद्ध के मैदान में जूझ रहे हैं। फाइनली फिर अशोक को अपनी गलती का एहसास होता है। अशोक कहता है कि मेरा जीवन के अंदर सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया, और मैंने कलिंग के लोगों के आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंचाई, ठीक है, और ये लोग वास्तव में ये अलग ही योद्धा है एक प्रकार से। तो कहते हैं उसके बाद में कलिंग का हृदय परिवर्तन हो गया, सॉरी अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने अपनी तलवार फेंक दी और उसने कहा आज के बाद मैं मेरे जीवन में कभी तलवार को हाथ नहीं लगाऊंगा, और कभी कोई युद्ध नहीं करूंगा, और ना कोई युद्ध की बात करूंगा, और अब मैं केवल शांति चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो ये था कलिंग। चलो आज थोड़ी बातें ज्यादा हो गई इधर उधर की, तो पर चलो खैर ध्यान रखना आप लोग। तो ये कुछ जानकारियां हैं वो अपने लिख लेना। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कल। आज के लिए इतना बहुत है। चलिए ठीक है, थैंक यू।